एक अध्ययन के दौरान, ठीक है, कोई आदमी ग्रुप में लिख दीजिए, आपका विजन आईएएस का न्यू स्टूडियो शुरू हो गया है, ज्वाइन कर लेने के लिए, ठीक है। एक अध्ययन के दौरान अंटार्कटिका के दौरान ओजोन के छिद्र में, माइक बंद कीजिए, आकार में मतलब वृद्धि दर्ज की गई है। 2020-22 के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र जो है बड़ा हो गया है, ठीक है। 2004 के बाद शोधकर्ताओं ने ओजोन छिद्र के कोर में कुछ 26% की कमी दर्ज की थी। 2004 के बाद ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल का ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन परत काफी अधिक सनन होता है। तो सबसे पहले आपसे ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में? समताप मंडल। समताप मंडल में। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फेयर। वहीं पे आपको यस सर, मिलेगा। यस सर। वहीं पे आपको क्या मिलेगा, ओजोन छिद्र भी मिलेगा, ठीक है। ओजोन एक अधिक अभिक्रियाशील अणु है। कैसा है ओजोन, क्या है, एक अधिक मतलब क्या है, अभिक्रियाशील मतलब क्या है देखेंगे, अणु है। यह 3 ऑक्सीजन परमाणु की बनी होती है। ओजोन मुख्य रूप से वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के यस परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के कारण संभावित कारण क्या क्या है? तो अंटार्कटिका ध्रुवीय भंवर, एक मिनट, ठीक है। अंटार्कटिका ध्रुवीय भंवर के परिवर्तन, दक्षिणी ध्रुव में समताप मंडल में चक्रवात के रूप में वायु का परिसंचरण निर्मित होना होता है। इस परिसंचरण की वायु राशि बहुत ठंडी होती है। इस चक्रवातीय परिसंचरण को ध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है। ये ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी एक क्या है, जलवायवीय कारक भी है। बनागरी और ज्वालामुखी उद्गारों से निकलने वाला एरोसॉल, बनागरे ज्वालामुखी जो उद्गार जो है, क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का, वहां से जो एरोसेल जो निकलता है उससे भी ओजोन परत को छीन करते हैं। सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत के मतलब प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी बोलते हैं, कि प्रचुरता के वृद्धि के कारण ओजोन में मतलब क्या हो रहा है, छिद्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत वायुमंडल में गैस की एक पतली शील्ड की कवच की तरह है, ध्यान में रखेंगे। ये सूर्य यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को उनसे रक्षा करती है। मतलब सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो है इसको अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी को मतलब क्या करती है, उनसे मतलब रक्षा करती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को नष्ट कर रही, मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें जो है ओजोन परत को मतलब क्या कर रही है, क्षय कर रही है, ठीक है। इन गैसों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ठीक है, ओजोन डिपेल्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, ओडीएसएस के नाम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। प्रमुख ओडीएस में क्या क्या, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, सीएफसी गैस आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, हैलोन्स आता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो होता है उसमें मतलब कुछ प्रमुख चीजें आती है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सीएफसी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हैलोन्स हो गया, सारे इसी में शामिल है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था जो कि ओजोन परत से संबंधित है। इसका उद्देश्य ओडीएस के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से मतलब क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है। मतलब ओजोन परत में जो छिद्र जो हो गया उसको समाप्त मतलब किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। तो यूएनईपी ने एक रिपोर्ट दिया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी क्या हो सकती है। 1987 में ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है, ठीक है। ओजोन दिवस की बात करेंगे तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रीजन क्या रहा, चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन छिद्र को देखा गया था। उसका छिद्र जो धीरे धीरे मतलब क्या है, बड़ा हो गया, ठीक है। वृद्धि दर्ज की 2004 के बाद शोधकर्ताओं ने ओजोन छिद्र में, ठीक है, छब्बीस कौन सा प्रतिशत डे की बनाया कमी था दर्ज ओजोन की का? है, ठीक है। ओजोन डे। क्या, 16 सितंबर, ओजोन डे। 16 सितंबर। यस सर। हेल्दी एजिंग पे संयुक्त राष्ट्र संघ 2021-30 पर पहली प्रगति रिपोर्ट जारी कर दी है। किसमें, हेल्दी एजिंग पे। हिंदी हेल्दी एजिंग। एजिंग पे संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से लेकर 30 के 10 वर्षों के पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की। क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र भागीदारों ने हेल्दी एजिंग पे संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-30 पे पर 2021-30 के लिए पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की है।
हेल्दी एजिंग पे संयुक्त राष्ट्र दशक 21-30 पर लक्ष्य सभी सभी की, चाहे वो कहीं भी रहे, ठीक है, स्वास्थ्य पूर्वक आय वृद्धि सुनिश्चित करता है। यह दशक एक वैश्विक सहयोग है जो बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में ध्यान देता है और साथ ही उनके मौलिक मौलिक स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को भी मतलब क्या करता है, महत्व देता है। ठीक है, बढ़ाता है। ध्यान में रखेंगे। यूएनडीएचए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। हेल्दी एजिंग से तात्पर्य उम्र बढ़ने के साथ अपनी कार्यात्मक क्षमता को मतलब क्या करना, विकसित करना। ठीक है, विकसित और इसे करना। हेल्दी बनाए रखना। हेल्दी एजिंग निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, वृद्ध लोगों को हेल्दी गरीबी के एजिंग चक्कर क्या में है? क्या, हेल्दी एजिंग मन नहीं समझे। अरे वही ना बढ़ता हुआ हेल्दी उम्र। एजिंग। यूएनडी फुल फॉर्म हेल्दी पूछ रही है क्या? नहीं, हेल्दी एजिंग का मतलब हुआ ना, जो मतलब जो वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका मतलब स्वास्थ्य और मतलब हर तरीके से जो उनका होता है ना, वो ख्याल रखने का ये तात्पर्य हुआ हेल्दी एजिंग का मतलब। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जैसे मान लो कोई बुजुर्ग हो गया, ठीक है, उनका एज मतलब क्या है, ज्यादा हो गया, ठीक है, आप तो वो सही तरीके से चीजों को नहीं कर पाए, उनकी कार्य क्षमता कम हो गई, लेकिन उनके कार्य क्षमता को पहले जैसा बना कर रखना है, तो इसके लिए मतलब उसको हेल्दी एजिंग मतलब उनको उनके सब्टांस में उनको शामिल किया जाएगा। वृद्ध लोगों को गरीबी चक्र से फंसने से बचाने के लिए हेल्दी एजिंग आएगा। हेल्दी एजिंग का तात्पर्य उम्र बढ़ने के साथ अपनी कलात्मक क्षमता को मतलब विकसित करना है। ठीक है, कुपोषण के यस। दुष्चक्र से बाहर निकलने तथा देखभाल हेतु दूसरों पर निर्भरता को मतलब समाप्त करने के लिए है। समाज में लंबे समय तक योगदान देने वाले उत्पादकता को वृद्धि के लिए तथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए, सारे के लिए हेल्दी एजिंग। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु पे एक नजर डालेंगे तो 2022 में 87% देशों ने अपने यहाँ हेल्दी एजिंग के लिए नीति का रणनीति होने के बारे में सूचित किया है। 2020 में 73% देशों ने इसकी सूचना दी है। अनौपचारिक या अनौपचारिक अवैतनिक रूप से देखभाल करने वाले लोगों को दी जा रही सहायता अपर्याप्त। एक मिनट, अनौपचारिक या अवैतनिक रूप से देखभाल करने वाले लोगों को दी जा रही सहायता पर्याप्त है। निम्न आय वाले केवल 16% देश ही ऐसी सहायता प्रदान करते हैं, मतलब जिनके पास सैलरी नहीं है। ठीक है, अब वो ऐसे लोग में जो लोग बुजुर्ग हो गया, ठीक है, उनकी सहायता कैसे किया जाएगा, तो उनको मतलब क्या करेंगे, तो उनको मतलब आर्थिक सहायता मतलब उनको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसके जिनका अंतर्गत सर वैसे वृद्धा पेंशन भी तो आता है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसको बिल्कुल आएगा उसे। लेकिन निम्न आय वर्ग वाले केवल 16% देश ही मतलब ऐसी सहायता मतलब क्या करते हैं, प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, क्या स्क्रीन भाग गया क्या? यस सर। हाँ, स्क्रीन देखिए। यस यस सर। सर। ठीक है, यूएनडीएचए ने हेल्दी एजिंग की दिशा में विविध पहल शुरू करने से पहले संसाधन सीमित है, इसे अधिक निवेश की आवश्यकता है। संसाधन अधिक रहेगा तब तक अब मदद कर पाएंगे ना। यूएनडीएचए ने हेल्दी एजिंग के लिए निम्नलिखित 4 कार्य क्षेत्रों को लक्षित किया। पहले बुजुर्गों को वृद्ध हो रहे लोगों के प्रति समाज के नजरिए को बदलाव कर लाना चाहिए। समुदाय को बुजुर्गों के कार्यात्मक क्षमताओं में वृद्धि करने में मदद करना चाहिए। बुजुर्गों की व्यक्ति केंद्रित एकीकृत देखभाल, प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। बुजुर्गों को दीर्घकालीन देखभाल सुविधाओं तक मतलब पहुंच मतलब प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हेल्दी एजिंग है। ठीक है, मतलब आदमी बुजुर्ग हो भी जाए लेकिन उनकी कार्य प्रणाली बहुत अधिक प्रभावित ना हो, उनको ऐसा फील ना हो सब समाज में किसी भी काम के नहीं रह गए। यूएनडीपी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो समानता और पीढ़ियों के बीच में एकजुटता, बहुहितधारक साझेदारी, समावेशी और सार्वभौमिक, कोई भी पीछे ना छूटे का ध्यान रखना। ठीक है, इन सारे चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे देखें केंद्रीय ट्रेड यूनियंस। सेंट्रल ट्रेड यूनियन श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आईएलओ कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने के लिए सरकार को आग्रह किया है।
क्यों चर्चा में रहा? तो हाल में ही उत्तराखंड के शिलक्यारा सुरंग में ढहने से घटना सामने आई। इस घटना के मद्देनजर सीटीयू ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। सीटीयू ऐसे संगठन जिनका लक्ष्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इनके सदस्य श्रमिक या नियोक्ता हो सकते हैं। सीटीयू के उदाहरण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहते हैं, आईईटीयूसी, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको आईएनटीयूसी कहते हैं, भारतीय मजदूर संघ, ठीक है, सारे के सारे सीटीयू इसके सदस्य हैं। भारत में श्रमिकों की सुरक्षा, व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के अंतर्गत आती है। OSHWCC के से संबंधित कुछ चिंताएं क्या क्या है वो भी देखेंगे। प्रतिष्ठान के आकार से जुड़ी सीमाएं, यह संहिता कम से कम 10 या उससे अधिक श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों पे के कार्यरत श्रमिकों को कवर करती हैं। संहिता के तहत सिविल अदालतें मामलों में सुनवाई नहीं कर सकती है। इनमें आर्थिक गतिविधियों के सभी शाखाएं भी शामिल नहीं है। ILO के अलग अलग कन्वेंशन की अभिपुष्टि के संबंध में भारत में वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है। भारत द्वारा अभिपुष्टि के कन्वेंशन क्या क्या है? तो कन्वेंशन जिनकी भारत में अभिपुष्टि नहीं हुई है, सबसे पहले बलात् श्रम कन्वेंशन, भारत बलात् श्रम पर उन्मूलन कन्वेंशन, समान प्राथमिक कन्वेंशन, सबको समान मेहनताना देना, भेदभाव रोजगार व्यवसाय, न्यूनतम आयु कन्वेंशन, बाल श्रम के सबसे खराब के रूप में कन्वेंशन। तो ये भारत द्वारा अभिपुष्टि की गए कन्वेंशन है। जबकि जिनकी भारत में अभिपुष्टि नहीं हुई थे, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठित करने का अधिकार का संरक्षण कन्वेंशन, संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी के लिए सौदेबाजी का अधिकार कन्वेंशन, व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, ठीक है, व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों था ना, यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में एक सुरंग था, उसका ढह गई है। तो ढहने से किसकी मौत होगी? मजदूरों की मौत होगी। तो इसीलिए सीटीयू जो था उन्होंने अपना, ठीक है, कार्यस्थल पे श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। सीटीयू के सदस्य कौन कौन होंगे? तो इनका सदस्य या तो श्रमिक हो सकते हैं या फिर नियोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, वैसे एजेंसी जो कि श्रमिकों को काम पे लगाती है। ठीक है, इसका इनके सदस्य कौन कौन है? तो एटक हो जाएंगे, INTUC हो जाएंगे। मुख्यतः किसके अधीन में काम करेंगे? तो ये तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन भारत का है ना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजदूरों के लिए एक संस्था है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, जिसको ILO कहते हैं। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ILO के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। ये 1919 में सरकारें, नियोक्ताओं और श्रमिकों के साथ एक मंच पे लाता, सरकार भी शामिल है, नियोक्ता भी शामिल है जो नौकरी देती है, श्रमिक भी है जो कि काम करते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितना है? तो 187 देश इसके सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है? कार्यस्थल पर, हाँ, भारत 1919 से ही है। ठीक है, कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देना, रोजगार को बेहतर अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और कार्य से संबंधित समस्याओं पर वार्ता को मजबूत करना। मुख्य रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2 रिपोर्ट यहाँ पे आती है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2023 आया है। द रोड टू डिसेंट वर्क फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स आदि जो थे इनके रिपोर्ट आए हैं। ठीक है, ये इतना चीजें जो दीदी ये आपके काम का नहीं, बस मैंने पढ़ के सुना दिया, बस चर्चा में यही था, यही चर्चा में था, इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ नहीं सर, ILO वाला पूछता है। हाँ, ILO वाला तो पूछेगा ही। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ये सारे चीज से भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और इसके सदस्य कौन कौन है? ठीक है, ये आप ध्यान कौन सा कन्वेंशन स्वीकार किया है। कन्वेंशन पूछता है। शोधकर्ताओं ने मेटल 3D प्रिंटिंग तकनीक की लागत प्रभावी विकल्प की खोज की है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं के अनुसार एक्सट्रूजन आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया मेटल 3D प्रिंटिंग की नई विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। मेटल AM के अंतर्गत, क्या खुल गया यार, मेटल AM के अंतर्गत कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको CAD प्रोग्राम या 3D स्कैनिंग के जरिए मजबूत और जटिल घटकों के निर्माण के लिए, ठीक है, धातु के महीन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक, राल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या फिर सिमरिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक
परतें बिछाकर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को प्रोटोटाइप या फिर कार्यरत मॉडल्स बनाए जाते हैं। ये मॉडल्स बनाने के लिए CAD का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात करेंगे यहाँ पे, ये सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभिक विनिर्माण के विपरीत है। सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्जेक्ट्स के निर्माण में, ठीक है, मिलिंग मशीन के धातु या फिर प्लास्टिक टुकड़े का कटाई छटाई या उन्हें, ठीक है, खोखला किया जाता है। ठीक है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे आपको मिला है? तो ये आपको बेंगलुरु में मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना में बात करेंगे, सिद्दीपेट जिले में, ठीक है, बुरुगुपली में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो डाकघर की बात करेंगे बेंगलुरु में, मंदिर कहाँ पे आपको देखने को मिला? 3D मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर, तो तेलंगाना का सिद्दीपेट जिले के बुरगुपल्ली गांव में। 3D प्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पे होगा? तो चिकित्सा और उनके संबंध क्षेत्र, एडवांस एरोस्पेस घटक में, जैसे एयरफ्रेम बनाने में, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में, आभूषक क्षेत्र आदि में। 3D प्रिंटिंग का लाभ क्या है? तो ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इनकी इन्वेंट्री लागत कम होती है। यह कम समय और जटिल डिजाइन प्रिंट करने में क्या होता है? सक्षम होती है। ठीक है, अन्य विधियों की तुलना में बहुत कम या लगभग शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, ये देखिए 3D CAD मॉडल है। ठीक है, देख रहे हैं 3D मॉडल ये सब। ठीक है, एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की सामान्य प्रक्रिया इस तरीके से होती है। ठीक है, ये सारे के सारे 3D का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग क्षमता का दोहन करने के लिए एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की, जिसको AM कहते हैं। ठीक है, अब छोटा छोटा करंट अफेयर इसको देखें। भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ठीक है, GDPI और, ठीक है, सोशल इंपैक्ट फंड SIF की शुरुआत की घोषणा की है। क्या होता है ये? तो GDPI और SIF दोनों भारत के नेतृत्व वाली पहले हैं। इनकी घोषणा G20 नेताओं की वर्चुअल बैठक के दौरान की गई। इससे पहले G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की वार्ताओं में, ठीक है, GDPI बनाने पर सर्वसहमति हासिल कर ली गई थी। GDPI का उद्देश्य सूचना और सर्वोत्तम उदाहरणों का आदान प्रदान करना है। GDPI का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। यह एक व्यापक संसाधन केंद्र है। G20 सदस्यों और अतिथि के रूप में आमंत्रित देशों आवश्यक सीख और विशेषज्ञता हासिल करती है। ठीक है, इसका DPIS के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी को दूर करना है। GDPI उन देशों को प्राप्त जानकारी और मानकीकृत प्रारूप को प्रदर्शित करती है जिन्होंने गवर्नेंस फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर DPIS विकसित किए हैं। वर्तमान में GDPI में 16 देशों को 54 DPIS शामिल है। GDPI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, और सोशल इम्पैक्ट फंड का SIF। मोदी जी ने इसका घोषणा किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 16 देशों के 54 DPIS को शामिल किया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फंड की SIF की बात करेंगे तो सरकार के नेतृत्व वाली बहुहितधारक पहल होगी कि ग्लोबल साउथ में DPI के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करेगा। भारत SIF के लिए आरंभ में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की राशि की घोषणा की है। DPI प्रणाली विकसित करने के लिए देशों का तकनीक और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के हेतु वित्तीय मदद करेगा। ये सभी प्रासंगिक हितधारकों को इस फंड में योगदान करने के लिए मंच प्रदान करेगा। साथ ही DPIS के माध्यम से निम्न तथा मध्यम आय वर्गों वाले देशों में सतत विकास लक्ष्य की उत्पत्ति में तेजी लाने में भी मदद करेगा। DPI के बारे में जानते हैं क्या है? तो DPI को एक ऐसी साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट के रूप में वर्णित किया गया है जो सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल हो, जिन्हें लीक, निजी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और पहुंच प्रदान करने के लिए खुले मानकों और विनिर्देशों पर बनाया जा सके, तथा जो विकास, समावेशन एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क द्वारा शासित हो।
ठीक है। डीपीआई का उदाहरण क्या क्या आएगा, तो डीपीआई में आपको आ जाएगा आधार नंबर आएगा, यूपीआई आएगा, डिजी लॉकर आएगा, सारे के सारे डीपीआई में आएगा। डीपीआई डिजिटल परिवर्तन में योगदान देने वाली मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जाता है। ये बड़े पैमाने पर लोक सेवा वित्तन के सुधार में भी आपकी मदद करेगी। ठीक है, आज का करंट अफेयर बहुत टफ है सर, आईटी से डाल दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग में कन्वेंशन स्थापित करने से संबंधित संकल्प के पक्ष में मतदान किया है। इस संकल्प को किसने प्रस्तुत किया? नाइजीरिया ने प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक संयुक्त राष्ट्र में समावेशी और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को प्रोत्साहन देना है। संकल्प का उद्देश्य क्या है? तो यह संकल्प सदस्य देश के नेतृत्व में किसी निश्चित सीमा के बिना अंतर सरकारी तटस्थ समिति के गठन का प्रावधान करता है। यह समिति एक व्यापक संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करेगी। यह कर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्राथमिकता देता है। साथ ही इसमें जून 2025 तक संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संकल्प की महत्व की आवश्यकता क्या है? तो कन्वेंशन लागू होने के वैश्विक कर प्रणाली से संबंधित विविध समस्याओं का समाधान संभव हो जाएगा। कुछ मुख्य अन्य समस्याएं निम्नलिखित है। बड़े पैमाने पर कर चोरी, धन का गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन, चुराई गई परिसंपत्तियों की बरामदगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर उचित क्या लगाना, तो कर इत्यादि। कर लगाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन से हर साल 480 बिलियन डॉलर से अधिक की हानि होती है। कन्वेंशन पूरा होने से कर संबंधी आय से होने वाली हानि को रोका जा सकता है। इस कन्वेंशन को लागू होने के बाद कर संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। यह संकल्प सभी देशों के अपनी कर संप्रभुता को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर संबंधी नियमों को बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगा। यह एक उचित, सतत और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के बारे में क्या कथन है उसको जरा देखेंगे। सबसे पहले नीति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में इसे समान मत प्राप्त है। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला अंग भी है। इन निर्णयों में निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, क्या क्या इसमें 193 को देश इसका सदस्य है। कौन कौन सा निर्णय ले सकता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, संयुक्त राष्ट्र के बजट को क्या करना है, मंजूरी देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे कार्य जो होता है कहाँ पे होता है? तो महासभा में ही होता है। ठीक है, इसको लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दुनिया का पुलिसमैन किसे बोलते हैं? तो महासभा को बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। हाँ, सुरक्षा परिषद को। इंटरपोल से बोलते हैं। इंटरपोल बोला जाता है उसको, इंटरपोल को बोला जाता है, बताता हूँ। इंटरनेशनल पुलिस वही बोलते हैं सब कुछ। वो आपको ना रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस होता है वो। ठीक है, कौन सा नोटिस जारी करती है? रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। ठीक है, ठीक है। बाकी जो रह गया ना इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मन नहीं कर रहा है, मूवी डूब गया, नहीं तो कल मैं इसको करा दूंगा यहाँ से। ठीक है, डिजिटल दिन यहाँ से करवा दूंगा क्योंकि आज का करंट अफेयर काफी टॉप भी, इसको पढ़ कर आइएगा। ठीक है, 3D मैपिंग कंपनी ये सब निकल कर आया है, बाकी ज्यादा इसको कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा है, यहीं से इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। आज बहुत ज्यादा क्लासेस हुई है, और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोग का हिला हुआ है, जैसे अभी जो पूछ रही थी चली गई क्या हो? तो आप नहीं सर, रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं किया है ना, काफी दिन हो गया रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन कीजिए। ठीक है, दोपहर में जो क्लासेस वगैरह, लूसेंट वगैरह के क्लासेस जो चलता है उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। ठीक है, तो किया कीजिए, सवेरे के 8:30 बजे क्लासेस में रहा कीजिए, क्योंकि देखिए बेसिक चीजें भी जानकारी होनी चाहिए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो बनता है बेसिक क्वेश्चन से ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। अन्य सुर्खिया से कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक सर। चलिए, तो टाइम हो जाएगा ना संडे का भी।
नहीं, कल मतलब नहीं होगा, कल ये सब, कल छुट्टी रहेगा, कल कुछ नया चीज करेंगे। वही करेंगे करंट अफेयर परफेक्शन वाले। हाँ, परफेक्शन का कल बिहार टॉप में फोकस करेंगे। करेंगे, ठीक है। कल करंट अफेयर्स होगा, बिहार जैसे होगा, ये सब नया चीज कल करेंगे, ठीक है। मैं रूटीन डाल दूंगा कल क्या क्या होगा, ठीक है। मैं रूटीन डाल दूंगा। बिहार बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं पढ़ना है ना? बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है? कैसे पढ़ना है बिहार? हाँ सर, पता तो होना चाहिए डिटेल में सर। स्टेट के बारे में, कुछ तो बहुत ज्यादा पता डिटेल नहीं में है। वरना मनीष रंजन खत्म कर लीजिएगा, नहीं खत्म होगा, 800-900 पेज का किताब है। वाह देखते हैं बिहार के लिए क्या सर ठीक उतना रहेगा। भी नहीं, आप हाँ, बिहार का बताइए। हो सबसे डिटेल जाएगा एक किताब साल मनीष में। रंजन आती है। लेकिन मनीष पता तो होना रंजन चाहिए बहुत स्टेट के बारे डिटेल्स में, कुछ किताब पता आती नहीं है। है। बस पता है कि लीची फेमस है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का, बस। मुजफ्फरपुर से है क्या? यस सर। किनका आया था, कौन थे मुजफ्फरपुर से यहाँ से? पीयूष जी आप? यस सर। कहाँ है मुजफ्फरपुर में था? मुजफ्फरपुर में सर मिठनपुरा है ना, जंक्शन के बगल में। वहीं से। मिठनपुरा में तो पहली बार जंक्शन नहीं है, मिठनपुरा से जंक्शन 3 किलोमीटर आगे है। नहीं मतलब मिठनपुरा में क्या? जंक्शन 3 किलोमीटर है ना वहाँ से, वहीं से। हम्म। ये है ना, एमडीडीएम कॉलेज है ना, उसी अच्छा, के पास। एमडीडीएम कॉलेज में कहाँ पे? मतलब एमडीडीएम कॉलेज के पास में? इधर पानी टंकी की तरफ? जहाँ पे पीएनटी कॉलोनी है ना, पीएनटी कॉलोनी से आगे अच्छा, बढ़ते हैं ना, पीएनटी कॉलोनी। बेला रोड, उधर ही। आर के आश्रम से आगे के पीछे? नहीं नहीं, बस उसके पीछे। आपके आश्रम के अच्छा, बगल से जो जाती है ना गली, हम भी वहीं तो वहीं पे। पे है, तो कहीं मिले क्या नहीं है? हम सर मुंबई में रह रहे हैं ना अभी। मेरा 3 मंथ हो गया मुंबई का। उसके बाद दिल्ली अच्छा। आ गए, दिल्ली से मुंबई आ गए। हम्म। आप आप वहीं रहते हैं? आर के पुरम लेन नंबर 3, वही आपके अच्छा आपके बगल में ही। सर, तो ये जो है ना सत्यनारायण तिवारी, उसी के प्लॉट में घर है मेरा। अच्छा, हाँ बलराम तिवारी जानते है हैं ना, उनको। सत्यनारायण तिवारी। हाँ, बस उसी के हम बगल भी में। जान रहे हैं, मॉल वगैरह अब तो खुल गया, तो काफी चहल पहल अब वहाँ पे हो गई है। कभी कभी तो जाम लग जाता है वहाँ पे, मॉल खुलने से। स्टेट पढ़ना पड़ेगा सर, स्टेट का कुछ पता नहीं है। पढ़ाऊंगा अब पढ़ाऊंगा, पूछेगा चिंता ना स्टेट के करें, बारे में। चेक होगा, चेक होगा। तो कोई एक पतला सा बुक बता दीजिएगा जिसमें सब कुछ रहे। देख लेता हूँ, सब तो मैं जरूरत देख नहीं पड़ लेता हूँ क्या पाएंगे। पढ़ाना सही रहेगा, मनीष रंजन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक फंडामेंटल होना चाहिए सब कुछ। मनीष रंजन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करवाता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू। यस सर। और गुड कल नाइट क्विज सर। भी बनाता हूँ, ठीक है। कल आप लोगों के लिए करंट अफेयर का क्विज बनाता हूँ, ज्यादा नहीं, 10-15 बनाता हूँ, दीजिएगा सब लोग, ठीक है। और जो पढ़ा है ना आपने पॉलिटी में, उसका भी देखता हूँ बना के, ठीक है। ठीक है। बनाता हूँ कल, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।